हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस। मेरा नाम रूपांशी भारद्वाज है और हम कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हमने रेनेसां पीरियड का एलिजाबेथियन एरा कर लिया था, जैकोबियन एरा भी कर लिया था। आज हमने उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। जिसने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। ये कुछ क्लासेस होती है ईटीएस पर। 7 बजे पेड बैच होता है सर का इंग्लिश का, जो कि ईटीएस ऐप पर होता है। ईटीएस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 4 बजे फाखरा मैम की क्लास होती है जीएस की, 5 बजे मेरी लिटरेचर की क्लास होती है और 6 बजे मैम मैथ्स पढ़ाती है आपको फाखरा मैम। यहाँ पर सॉरी 3 बजे मैम का प्रैक्टिस बैच भी होता है। 1 मिनट रुकिए। 3 बजे मैम का प्रैक्टिस बैच है, जिसमें मैम क्या करा रही है, 12,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराती हैं। आप वो क्लास भी ले सकते हैं, वो ईटीएस पर ही होती है, यूट्यूब पर। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये जो है हमारा ईटीएस ऐप का लिंक है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर चुके थे इंग्लिश लिटरेचर का द ओल्ड इंग्लिश, द मिडल इंग्लिश, द रेनेसां, द एलिजाबेथियन एरा, जैकोबियन एरा। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में इसकी क्लास मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे जैकोबियन पीरियड पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था जैकोबियन, ये जैकोबस से बना है, यानी कि जेम्स। जो हमारे जेम्स थे स्कॉटलैंड के, जेम्स 6th ऑफ स्कॉटलैंड, वही क्या बने थे, जेम्स फर्स्ट बने थे इंग्लैंड के। इसकी हिस्ट्री मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये इसको बाइफर्केट किया गया है, जो रेनेसां पीरियड है उसको डिवाइड किया गया है एलिजाबेथियन एज में, जैकोबियन, कैरोलाइन एंड कॉमनवेल्थ पीरियड। ये हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कैरोलाइन एज एंड कॉमनवेल्थ एज। कैरोलाइन और कॉमनवेल्थ इसे क्यों कहा जाता है, इसे प्यूरिटन एज भी कहा जाता है इन दोनों को। 1625 से 1660 हमारा प्यूरिटन एज भी होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फेमस सटायरिक ड्रामा वेलपोन इज रिटन बाय। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जो हमारा ये ड्रामा था वेलपोन, ये किसने लिखा था, ये किसने लिखा था, बेन जॉनसन ने लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अच्छा, बेन जॉनसन थे कौन, ये किस पे लिखते थे, ह्यूमर पे लिखते थे, कॉमेडी पे लिखते थे। तो ये जो इनका वेलपोन था, ये क्या था, सटायरिक ड्रामा था। अच्छा, जो जैकोबियन एरा था उसमें क्या हुआ था ना, इसमें जो लिरिकल वर्क्स थे राइटर्स के, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी। जो एलिजाबेथियन एरा था उसमें क्या था, ड्रामा वगैरह को ज़्यादा वैल्यू दी गई थी, लेकिन ये नॉन ड्रामेटिक था। सॉरी, जैकोबियन एरा, इसमें किसको वैल्यू दी गई थी ज़्यादा, सोनेट्स को, सॉन्ग्स, और हमारे क्या थे, एसे, इनको ज़्यादा वैल्यू दी गई थी। जैसे फ्रांसिस बैकन थे हमारे, उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, तो उनके बहुत ज़्यादा एसेज जो थे वो इसी एरा में आए थे, तो ये आपको याद रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो हमारा रेनेसां पीरियड था, हमारा जैकोबियन एरा के एंड तक रेनेसां खत्म हो जाता है। द फोरमोस्ट पोएट ऑफ जैकोबियन एरा वॉज। अच्छा, अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट राइटर था, पोएट था जैकोबियन एरा का, वो कौन था, जॉन डन। जॉन डन क्यों थे, ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है। मेटाफिजिक्स, आपने सुना होगा, मेटाफिजिकल पोइट्री। जो जॉन डन थे वो हमारे मेटाफिजिकल पोइट्री पे लिखते थे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली ना इसको रिप्रेजेंटेटिव भी माना जाता है जैकोबियन एरा का। जो जैकोबियन एरा है उसको, उसका रिप्रेजेंटेटिव हम जॉन डन को मानते हैं। बेन जॉनसन भी इम्पॉर्टेंट है, जॉन डन भी इम्पॉर्टेंट है। आपको ये दोनों राइटर, दोनों पोएट के नाम याद रखने हैं। इनके वर्क्स को आप सर्च कीजिएगा, उनको, उन पे मतलब कुछ लाइन्स आती है इंपॉर्टेंट, वो तो मैं क्लास में आप लोगों को कराऊंगी, पर आप लोग भी इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं ये दो इस एरा के। तो बेसिकली क्या होता है ना, सब एरा से क्वेश्चंस बेसिकली पूछे तो जाते ही हैं,
उनमें इनके वर्क्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कौन सा राइटर कौन से एरा का था, कौन सा वर्क उन्होंने लिखा था। तो ये मैं आपको क्लासेस में कराऊंगी, तो आप चैनल पे बने रहिएगा। बाकी आप इनके बारे में अलग से पढ़ भी सकते हैं, मैं आप लोगों को बुक्स वगैरह सब मैंने डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट में आपको वो क्लास मिल जाएगी। Bacon had borrowed the term essay from the French writer। अच्छा, ये बैकन कौन था? बैकन, फ्रांसिस बैकन का नाम तो आपने सुना होगा। फ्रांसिस बैकन ये कौन थे? अभी मैंने आप लोगों को बताया, फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज फ्रांसिस बैकन को कहा जाता है। सॉरी। और फादर ऑफ एसेज किसे कहा जाता है? मोंटैग। मोंटैग का नाम आपने सुना होगा। एंड प्रिंस ऑफ एसेज, सॉरी, प्रिंस ऑफ एसेज कहा जाता है चार्ल्स लैम्ब को। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? मोंटैग। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अभी मैंने आपको बताया, बैकन हैड बोरोड द टर्म एसे फ्रॉम द फ्रेंच राइटर। कौन था वो फ्रेंच राइटर? मोंटैग। बैकन पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ हिज एसेज। इनका जो फर्स्ट एडिशन था एसेज का, वो कब पब्लिश हुआ था, कब आया था? 1597 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। फ्रांसिस बैकन पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि ये फादर ऑफ इंग्लिश एसेज थे और इनके एसेज भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। हु इज कॉल्ड द फर्स्ट ग्रेट सटायरिस्ट इन इंग्लिश प्रोज? कौन थे हमारे? हु इज कॉल्ड द फर्स्ट ग्रेट सटायरिस्ट इन इंग्लिश प्रोज? ऑब्वियसली फ्रांसिस बैकन, यही तो थे हमारे इंग्लिश प्रोज के। The Unfortunate Traveler by Thomas Nash is a typical। अच्छा, ये जो हमारी बुक थी, नॉवल थी, थॉमस नैश ने लिखी थी, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। अब ये क्या थी? ये हमारी क्या थी? पिकारेस्क नॉवल थी। पिकारेस्क नॉवल क्या होती है? वो ड्रामाज, प्लेज, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो किसके ऊपर बेस्ड होती है? वो बुक्स एडवेंचर के ऊपर बेस्ड होती है। तो जो हमारा अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर थी वो थॉमस नाश ने लिखी थी, जो किस पे बेस्ड थी? एडवेंचर्स पे बेस्ड थी। इसके ये पिकारेस्क नॉवल और ट्रैवलॉग्स ये सब मैंने डिस्कस किया है, आपको प्लेलिस्ट में इसकी क्लास मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर जो थी वो क्या थी? हमारी पिकारेस्क नॉवल थी, जो कि थॉमस नैश ने लिखी थी। अच्छा, थॉमस नैश थे कौन? ये क्या थे? यूनिवर्सिटी विट थे। यूनिवर्सिटी विट्स, जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, 7 यूनिवर्सिटी विट्स, उनमें से एक थॉमस नैश भी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स सेलिब्रेट्स स्पेंसर्स लव? अच्छा, जो स्पेंसर थे उन्होंने एक पोएम लिखी थी, वो मतलब लव के ऊपर बेस्ड थी। उन्होंने अपनी लवर के लिए लिखी थी, बिलवेड के लिए लिखी थी। तो वो कौन सी सोनेट थी? मतलब सोनेट्स थे उसमें, जो मतलब बंच था ये पोएम्स का, उसमें क्या थे? सोनेट्स में लिखा था उन्होंने। ये क्या थी? एमोरिटी। आपने पढ़ी होगी या फिर सुनी होगी। इसमें क्या है? 88 सोनेट्स हैं। ये एमोरिटी जो है बुक है, जिसमें कितनी सोनेट्स हैं? 88 सोनेट्स हैं जो स्पेंसर ने लिखे हैं, एंड इट्स बेस्ड ऑन लव। द फेरी क्वीन भी स्पेंसर की है, जो इन्होंने किसके लिए लिखी थी? किंग आर्थर के बारे में इसमें इन्होंने लिखा है। एपिथेल्मियन, ये इन्होंने अपनी शादी के टाइम लिखी थी, ये आपने पढ़ी होगी, इसके बारे में सुना भी होगा। हमारा बीए में इंग्लिश लिटरेचर, हमने जो जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उसमें ये था, एपिथेल्मियन स्पेंसर की, तो ये आपने पढ़ी होगी बेसिकली। द रूइंस ऑफ टाइम में तो आपको पता है। मार्लोज माइटी लाइन, दिस अबव फ्रेज रेफर्स टू हिज। अब जो क्रिस्टोफर मार्लो थे उनको मतलब ये इनमें से वो कौन सा टर्म या आप कुछ भी बोल सकते हो, कौन सा स्टाइल, कौन सी राइम थी जो उनके लिए मतलब उनके नाम से रखी गई थी? जैसे मार्लोज माइटी लाइन किसे कहा जाता है? मार्लोज माइटी लाइन। ब्लैंक वर्स, कॉम्पैक्ट स्टाइल, वेटी डायरेक्शन या इमेजरी? ब्लैंक वर्स। जो बेसिकली क्रिस्टोफर मार्लो थे वो ब्लैंक वर्स में लिखते थे। आपने क्रिस्टोफर मार्लो की मोस्ट फेमस बुक है, नॉवल है, प्ले है, ड्रामा है, कुछ भी आप बोल सकते हो, उसके बारे में आपने सुना होगा, डॉक्टर फॉस्टस। वो किस में है? ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है, और वो किसने लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। एक क्वेश्चन इस पे आता है, याद रखना है,
वो कौन सा राइटर है जो सिर्फ ट्रेजेडी लिखता था? वो कौन सा राइटर था, ऑथर था जो सिर्फ ट्रेजेडीज के ऊपर लिखता था? तो वो हमारे कौन थे? वो हमारे क्रिस्टोफर मार्लो थे। ये आपको याद रखना है। और एक इसमें लिखते थे ब्लैंक वर्ड्स, ये एक मार्लोज माइटी लाइन, ये किसे कहा गया है? ब्लैंक वर्ड्स के बारे में बोला जा रहा है, याद रखना है। जॉन मिल्टन वॉज बोर्न इन, अब जो जैकोबियन एरा था उसी टाइम पीरियड में जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था। अब कब जन्म हुआ था उनका? 1608 में। और आपको याद रखना है जॉन मिल्टन मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है। विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी, ये कुछ 4 ऐसे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनके ऊपर टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको याद रखना है। इनके बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। बेसिकली अभी आपको याद रखना है जैकोबियन पीरियड, जैकोबियन एरा में जॉन मिल्टन क्या हुए थे? बॉर्न हुए थे 1608 में। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। और जो हमारे विलियम शेक्सपियर थे, उनकी जो मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज हैं वो जैकोबियन एरा, जो जैकोबियन पीरियड है, इसी में उन्होंने लिखी थी। ये भी आपको याद रखना है, प्रीवियस क्लास में बताया, वहां से देख लीजिएगा। द ऑथर ऑफ यूफीज इन प्रोज राइटिंग ड्यूरिंग द रेनेसॉ पीरियड वॉज, अब यूफिज्म का नाम आपने सुना होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया। जो यूफ्यूज बुक थी, यूफ्यूज कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, उससे एक टर्म इन्वेंट हुई थी यूफिज्म। यूफिज्म का क्या मतलब होता है? जिसमें ऑलिट्रेशन एंड सिमिली का बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसको हम यूफिज्म कहते हैं। अच्छा, अब ये जो यूफ्यूज बुक थी, इसके ऑथर कौन थे? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, इसके ऑथर कौन थे? जॉन लिली थे। जॉन लिली कौन थे? जॉन लिली यूनिवर्सिटी विट्स थे। अब आप लोगों को एक बात मतलब अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये जो यूफीज बुक थी, ये जॉन लिली ने लिखी थी, और इसी से एक टर्म इन्वेंट हुआ था यूफेमिज्म, जिसका मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या होते हैं, ऑलिट्रेशन और सिमिली का यूज होता है। तो आपको ये याद रखना है। और ये हमारे यूनिवर्सिटी विट्स थे, मतलब यूनिवर्सिटी विट्स का मतलब जो स्कॉलर्स का ग्रुप था ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का, उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। उनमें से जो जॉन लिली थे वो भी उसके अंदर थे। एक बात आपको याद रखनी है, इस यूनिवर्सिटी विट्स, ये जो स्कॉलर्स का ग्रुप था, इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे क्रिस्टोफर मार्लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ये जो टर्म है यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स, ये टर्म किसने कॉइन की थी? इस टर्म को किसने कॉइन किया था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। No man ever coughed or turned aside from him without a loss. Who wrote these words about Bacon? ये वर्ड्स किसने लिखे हैं बैकन के बारे में? जो फ्रांसिस बैकन है उनके बारे में ये वर्ड्स किसने लिखे हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? जॉन गोवर। ये लाइंस जो हैं वो किसकी हैं? ये लाइंस जॉन गोवर की हैं। तो ये आपको याद रखना है। रॉबर्ट बर्टन इज नोन फॉर हिज, अब रॉबर्ट बर्टन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। ये जो जैकोबियन एरा के मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स में से एक हैं, आपको याद रखना है। इनका वर्क कौन सा था? द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, ये आपको याद रखना है। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक दो बार ये क्वेश्चन आया भी है। द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली किसका वर्क है? तो आपको याद रखना है रॉबर्ट बर्टन का वर्क है। The Jacobean era ended with a severe economic depression in 1620 to 1626, complicated by a serious outbreak of dash in London in 1625. क्या था? ब्यूबोनिक प्लेग आया था। द जैकोबियन एरा एंडेड, उस टाइम पे क्या हुआ था? जैकोबियन एरा मतलब जब खत्म हो रहा था तो क्या हुआ था? विद अ सीवियर इकोनॉमिक डिप्रेशन, बहुत ज्यादा क्या हुआ था? इकोनॉमिक मतलब वो बोलते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी आ गई थी, पॉवर्टी आ गई थी, जो इकोनॉमिक लेवल था वो बहुत ज्यादा गिर गया था इस टाइम पे। कॉम्प्लिकेटेड बाय सीरियस आउटब्रेक, किस वजह से? ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से। जैसे अभी आपको सिचुएशन पता है किसका आउटब्रेक? कोरोना वायरस। तो मतलब उस टाइम पे भी एक एपिडेमिक आप बोल सकते हैं आया था, जिसे क्या था? ब्यूबोनिक प्लेग आया था। कब आया था ये?
जो जैकोबियन एरा का एंड हो रहा था, मतलब जैकोबियन एरा के एंड तक ही आया था। ऐसे बोलते हैं कि ब्यूबोनिक प्लेग के टाइम पे जैकोबियन एरा खत्म हो गया था, मतलब लास्ट में प्लेग आ गया था। इन लंदन इन 1625, ये आपको याद रखना है, लंदन में 1625 ब्यूबोनिक प्लेग, भूलना नहीं है। Which of the following literary sub-periods does not fall under the neoclassical period? अब वो कौन सा इसमें से सब पीरियड्स या फिर आप कोई भी एरा बता सकते हैं, कोई भी कौन सा वो एरा है जो नियो क्लासिकल पीरियड का नहीं है। द रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन तो है नियो क्लासिकल का, जैकोबियन एरा नहीं है। जैकोबियन एरा इसका आंसर है। जैकोबियन एरा किसका है? रेनेसॉ का। जो हमारा रेनेसॉ है उसका पार्ट है जैकोबियन एरा। यही तो अभी हम कर रहे हैं प्रीवियस क्लास में, आप देख सकते हैं। बाकी नियो क्लासिकल अब इसका नेक्स्ट एरा होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। नियो क्लासिकल में क्या आता है? रेस्टोरेशन, ऑगस्टिन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, डॉक्टर जॉनसन, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। आफ्टर whom the drama in England suffered a decline during 17th century. अभी मैंने आपको बताया ड्रामा का डिक्लाइन, मतलब ड्रामा गिर गया था और पोइट्री, सोनेट, सॉन्ग, एसेज यानी कि लिरिकल वर्क्स ज्यादा आग सामने आ रहे थे, उनका ज्यादा क्या हो रहा था, उन पे ज्यादा वर्क किया जा रहा था। तो इसका आंसर क्या है? शेक्सपियर। आफ्टर whom the drama in England suffered a decline during 17th century. Obviously शेक्सपियर के बाद से क्या शुरू हुआ था? शेक्सपियर के बाद से जैकोबियन एरा शुरू हो गया था। शेक्सपियर कौन से एरा में थे? एलिजाबेथियन एरा में थे। एलिजाबेथियन एरा में ड्रामास को ज्यादा वैल्यू दी जाती थी और जैकोबियन पीरियड में किसको वैल्यू दी गई थी? लिरिकल वर्क्स को ज्यादा वैल्यू दी गई थी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग और किंग्स द ड्रामा इन इंग्लैंड सफर्ड अ डिक्लाइन। अभी ये मैंने आपको बताया, इसके आंसर क्या होगा? जेम्स वन एंड चार्ल्स वन। इट मीन्स बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, आपको याद रखना है। क्यों? जेम्स वन से क्या मतलब है? हमारा जैकोबियन एरा, जैकोबस। जो हमारे जेम्स 6 थे स्कॉटलैंड के, वही जेम्स 1 बने थे इंग्लैंड के। प्रीवियस क्लास में मैंने इसकी हिस्ट्री बताई है, आप वहां से देख सकते हैं। चार्ल्स वन यानी कि कैरोलिन एज, जो हमारी कैरोलाइन एज आएगी उसको किसने रूल किया था? चार्ल्स वन ने रूल किया था। इन दोनों के पीरियड में, इन दोनों के रेन में क्या हुआ था? ड्रामा को इतनी वैल्यू नहीं दी गई थी, लिरिकल वर्क्स को ज्यादा वैल्यू दी गई थी। तो इसका आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। Jacobean and Caroline drama died a natural death when Dash closed the theaters in 1642. Most important question. 1642 में इंग्लैंड में थिएटर्स बंद हो गए थे, थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था। किसने क्लोज किया था? प्यूरिटन्स ने क्लोज किया था। जो हमारा कैरोलाइन और कॉमनवेल्थ है वो प्यूरिटन एरा है। ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली अभी आपको याद रखना है जैकोबियन एंड कैरोलाइन ड्रामा जो था वो बंद हो गया था। कब बंद हो गया था? प्यूरिटन्स की वजह से। क्यों? क्योंकि थिएटर्स को बंद कर दिया गया था 1642 में। जॉनसन वॉज मेनली अ राइटर ऑफ, अब जो हमारे जॉनसन थे वो क्या लिखते थे? बेन जॉनसन की बात हो रही है यहाँ पे। बेन जॉनसन, जो हमारे बेन जॉनसन थे वो बेसिकली किस टाइप का, मतलब किस जॉनरा में लिखते थे? वो कॉमेडीज में लिखते थे। जैसे आपने पढ़ा हुआ है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये आपने पढ़ी होंगे। किसने लिखी है? बेन जॉनसन ने। और इन्होंने थ्योरी भी दी है ह्यूमर की, वो जो 4 टाइप के ह्यूमर्स इन्होंने बताए हैं। अच्छा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया है कि वो कौन सी थ्योरी थी और कितने टाइप के ह्यूमर्स को बेन जॉनसन ने डिस्क्राइब किया है। तो इसका आंसर क्या है? कॉमेडीज। The comedies of Ben Jonson which illustrate his theory of humor are, कौन सी थी? Every man in his humor, every man out of his humor। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। क्योंकि इन्होंने बेसिकली क्या बताया था? इन्होंने एक थ्योरी दी थी ह्यूमर की, जिसमें इन्होंने 4 टाइप के ह्यूमर बताए थे। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। During which century the real spirit of Elizabethan drama disappeared? Obviously 17th century। यही तो था हमारा, जिसमें क्या शुरू हुआ था? रेनेसॉ पीरियड में जैकोबियन एरा आया था। ड्यूरिंग विच सेंचुरी द रियल स्पिरिट ऑफ द एलिजाबेथियन ड्रामा डिसअपियर्ड? कब हो गया था एलिजाबेथियन एरा, मतलब एलिजाबेथियन ड्रामा खत्म कब हो गया था? 17th सेंचुरी में खत्म हो गया था।
इस टाइम पीरियड में तो ख़त्म हुआ था, क्योंकि इसमें किसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी? लिरिकल वर्क्स, यानी कि हमारे सोनेट्स हो गए, सॉन्ग्स, एसेज, पोइट्री, इनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, ना कि ड्रामास को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर है 17th सेंचुरी। तो अब हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा द एज ऑफ प्यूरिटन्स पे। एज ऑफ प्यूरिटन्स का मतलब क्या है? कैरोलाइन एंड कॉमनवेल्थ एरा, जो हमारा 1625 से 1660 तक चला था। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी आप प्रीवियस क्लासेस को मतलब लेना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और डेली आइएगा 5 बजे लिटरेचर की क्लास लेने। ये फाखरा मैम का प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जो कि 17 जनवरी को शुरू हो गया था। 3 बजे डेली इसकी क्लास यूट्यूब पर होती है। आप डेली आइएगा और क्लास लीजिएगा। इसमें मैम क्या करा रही है? 1200 प्लस क्वेश्चंस वो करा रही हैं, जो कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। DSSB हो गया, SSC हो गया, इसमें जो जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स में, मैम वो डिस्कस करा रही है। तो आप ये ले सकते हैं क्लास। बाकी इन क्लासेस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। 4 बजे GS की क्लास, 5 बजे मेरी क्लास होती है, 6 बजे मैथ्स की क्लास होती है और 3 बजे हमारा प्रैक्टिस बैच होता है मैम का। और 7 बजे ETS ऐप पर पेड बैच चल रहा है सर का, जिसमें सर क्या करा रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ा रहे हैं। मतलब वो इंग्लिश ग्रामर इसमें बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल आपको क्लियर करा देंगे, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी ग्रामर की क्लासेस आपको ETS हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पर भी मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, अलग से प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर नाम से, आप वहाँ से क्लासेस भी देख सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड liking our videos. Thank you so much.